नमस्कार दोस्तों। क्या बंगाल की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है? 28 साल पुरानी तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले कोलकाता स्थित मुख्यालय और अब ममता बनर्जी का नहीं बल्कि बागियों का कब्जा है। दफ्तर के ताले बदल दिए गए हैं और बाहर लगे नए पोस्टरों से ममता बनर्जी की तस्वीर गायब है। यानी लड़ाई अब सिर्फ नेता प्रतिपक्ष या विधायकों की संख्या की नहीं रही। लड़ाई अब बस इस बात की है कि असली टीएमसी कौन है, ममता बनर्जी वाला गुट या ऋतव्रत बनर्जी वाला बागी गुट। रिपोर्ट्स में ये भी बातें सामने आ रही हैं कि ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने कोलकाता स्थित पार्टी कार्यालय पर नियंत्रण का दावा किया और कहा कि अब पार्टी का कामकाज इसी दफ्तर से चलेगा। ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि एक दिन पहले ही बागी गुट चुनाव आयोग पहुंचा था और उसने पार्टी के नाम, चुनाव चिन्ह और संगठनात्मक ढांचे पर दावा पेश किया था। अब पूरा मामला समझिए। विधानसभा चुनाव में हार के बाद टीएमसी के भीतर असंतोष खुलकर सामने आया। 3 जून को टीएमसी के 80 में से 58 विधायक ममता बनर्जी के नेतृत्व से अलग हो गए। इन विधायकों ने ऋतव्रत बनर्जी को अपना नेता चुना और विधानसभा स्पीकर को समर्थन पत्र दे दिया। इसके बाद ऋतव्रत को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की मांग उठी और यहीं से टीएमसी की अंदरूनी लड़ाई बगावत में बदल गई। इसके बाद यह लड़ाई सिर्फ विधानसभा तक सीमित नहीं रही। 8 जून को लोकसभा में भी टीएमसी को बड़ा झटका लगा। पार्टी के 28 लोकसभा सांसदों में से 20 सांसदों ने अलग लाइन लेने और एनडीए को समर्थन देने की बात कही। यानी विधानसभा में 58 विधायक और लोकसभा में 20 सांसद, दोनों जगह ममता बनर्जी के खिलाफ संख्या का बड़ा प्रेशर बन गया। राज्यसभा में भी 13 में से 4 सांसदों की स्थिति की बात सामने आई। इस हिसाब से ममता गुट के पास विधानसभा में 22 विधायक, लोकसभा में 8 सांसद और राज्यसभा में 9 सांसद बचे बताए जा रहे हैं। अब इसी संख्या के आधार पर बागी गुट खुद को असली टीएमसी बता रहा है, लेकिन यहाँ कानूनी पेच समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ संख्या ज़्यादा होना अपने आप पार्टी के नाम और सिंबल दिला दे, ऐसा होता नहीं। चुनाव आयोग पार्टी के संगठन का स्ट्रक्चर, संविधान, पदाधिकारियों, जिन पार्टी पदाधिकारियों को किसी पेपर पर सिग्नेचर करने का अधिकार दिया गया हो उसको भी, और विधायकों, सांसदों के समर्थन और पार्टी के अंदरूनी दस्तावेजों को देखता है। हालांकि आयोग चाहे जो डिसीजन ले, लेकिन ऐसा नहीं कि वही आखिरी फैसला होता है। आप उसे कोर्ट में भी चुनौती दे सकते हैं और आने वाले समय में टीएमसी, जो खासतौर पर ममता बनर्जी की मैं बात करूं, कुछ ऐसा होता है उनके साथ तो ये भी कोर्ट जा सकती है, पार्टी ममता बनर्जी भी कोर्ट जा सकती है। तो इसके बाद बागी गुट ने 22 जून को एक प्रतिनिधि बैठक की बात कही, जिसमें नए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 30 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी के गठन का दावा किया गया। यही दावा चुनाव आयोग के सामने रखा गया। चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों से जवाब भी मांगा है। एक तरफ ममता बनर्जी का गुट, दूसरी तरफ ऋतव्रत बनर्जी का गुट। इसका मतलब साफ है कि अब यह लड़ाई आगे बढ़ चुकी है। अब आते हैं हेडक्वार्टर वाले घटनाक्रम। बागी गुट के नेता और समर्थक कोलकाता स्थित टीएमसी कार्यालय पहुंचे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां ताले बदले गए, नए पोस्टर लगाए गए और बाहर लगी तस्वीरों में ममता बनर्जी को जगह नहीं दी गई। हालांकि अंदर लगी ममता बनर्जी की तस्वीरों और कटआउट को हटाए जाने की बात सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ, मीडिया में इस तरह की खबरें चल रही हैं। यह भी अपने आप में एक संकेत है, भाई कटआउट को क्यों नहीं हटाया। बागी गुट सीधे मैसेज देना चाहता है कि अब संगठन पर उसकी पकड़ है, लेकिन वह यह भी दिखाना चाहता है कि वह पार्टी की विरासत को पूरी तरह मिटा नहीं रहा, बल्कि खुद को उसी विरासत का असली उत्तराधिकारी बता रहा है, ताकि जनता में ममता के साथ जबरदस्ती करने या पार्टी छीनने वाला कदम न दिखे, या जो लोग ममता बनर्जी के साथ हैं वो कम से कम सीधे ऋतव्रत के खिलाफ न चले जाए। लेकिन जो ये कर रहे हैं उसे तो साफ मालूम ही हो रहा है कि वो उस तरह जबरदस्ती कर रहे हैं। ममता गुट के नेता कुणाल घोष जब कार्यालय पहुंचे तो उन्हें अंदर जाने में दिक्कत हुई। ममता समर्थक गुट ने इस कब्जे को अवैध बताया और आरोप लगाया कि यह सब राज्य प्रशासन और पुलिस की सहमति से हुआ।
दूसरी तरफ बागी गुट कह रहा है कि वह बहुमत वाला गुट है और वही असली तृणमूल कांग्रेस है। यानी एक ही पार्टी के दो गुट अब एक ही दफ्तर, एक ही नाम और एक ही सिंबल पर दावा कर रहे हैं। यह भी खबर है कि ममता समर्थक गुट इस मामले को कानूनी रास्ते पर ले जाने की तैयारी में है, जिसका जिक्र हमने पहले भी कहा कि अगर ऐसा कुछ होता है, ऐसी संभावना बनती है तो ममता कोर्ट जाएंगे, उनकी पार्टी कोर्ट जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है और कोर्ट ही आखिरी विकल्प है, इसलिए जाना भी चाहिए। अब इस पूरे राजनीतिक उठापटक का जरा मतलब समझिए। टीएमसी की पहचान सिर्फ राजनीतिक पार्टी की नहीं थी, बल्कि वह ममता बनर्जी की निजी राजनीतिक ब्रांडिंग से जुड़ी रही है। तृणमूल कांग्रेस का मतलब ही लंबे समय तक ममता बनर्जी माना जाता रहा, लेकिन अगर पार्टी के बड़े विधायक और सांसद समूह ने अलग लाइन ले ली, हेडक्वार्टर पर दावा कर दिया, राष्ट्रीय कार्यकारिणी बना ली और चुनाव आयोग ने सिंबल पर दावा कर दिया, तो यह सिर्फ बगावत नहीं है, यह नेतृत्व परिवर्तन की लड़ाई है। इस फूट की पहली वजह चुनावी हार है। जब कोई पार्टी सत्ता से बाहर होती है तो अंदर दबा असंतोष अचानक सत्ता पर आ जाता है। जो नेता जीत के समय चुप रहते हैं, वे हार के बाद नेतृत्व, टिकट बंटवारे, रणनीति और फैसलों पर सवाल उठाने लगते हैं। टीएमसी में भी यही हुआ। हार के बाद संगठन के भीतर यह सवाल उठने लगा कि क्या कोई भी फैसला एक दो लोग ही ले रहे हैं और क्या जमीन के नेताओं की बात सुनी जा रही थी, या पार्टी का पुराना ढांचा कमजोर हो चुका था। दूसरी बड़ी वजह अभिषेक बनर्जी को लेकर असंतोष भी बताया जा रहा है। लगातार खबरें आ रही थी कि अभिषेक मर्जी कर रहे हैं और ममता बनर्जी ने उनको पूरी छूट दे रखी है। पार्टी के एक वर्ग को लगता है कि फैसलों में कुछ चेहरों का प्रभाव बहुत बढ़ गया था। बागी गुट की नाराजगी सिर्फ ममता बनर्जी से नहीं, बल्कि उस पूरे नेतृत्व मॉडल से है, जिसमें संगठन के बड़े फैसले सीमित लोगों के हाथ में दिखते थे। तीसरी वजह है नेता प्रतिपक्ष को लेकर टकराव। विधानसभा चुनाव हारने के बाद नेता प्रतिपक्ष का पद बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वही चेहरा विधानसभा में सरकार को चुनौती देता है, सवाल पूछता है और पार्टी की लाइन तय करता है, और उसे उस समय जरूरत भी होती है। जब ममता गुट और बागी गुट अलग अलग नाम आगे बढ़ाते हैं तो यह साफ हो जाता है कि पार्टी के भीतर अब एक केंद्रीय आदेश नहीं चल रहा है, ममता की कोई नहीं सुन रहा है। यही वह मोड़ था जब अंदरूनी मतभेद खुले राजनीतिक संघर्ष में बदल गया। चौथा मुद्दा कथित हस्ताक्षर विवाद है। बीच में ये खबरें भी आई थी। नेता प्रतिपक्ष के चयन से जुड़े कथित फर्जी हस्ताक्षरों की बात ने इस मामले को और गंभीर बना दिया। पांचवी वजह संगठन में लंबे समय से जमा असंतोष और गुटबाजी है। बड़े दलों में कई बार नेता बाहर से शांत दिखते हैं, लेकिन भीतर अलग अलग शक्ति केंद्र बनते रहते हैं। ऐसा हुआ था महाराष्ट्र में शिवसेना की बगावत के दौरान। 2022 को याद कीजिए। 2022 में वहाँ एकनाथ शिंदे गुट अलग हुआ। बाद में चुनाव आयोग ने पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को दे दिया और जनवरी 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शिंदे गुट को असली शिवसेना माना था। लेकिन टीएमसी का मामला अपने संगठन और कानूनी जो पेपर हैं, दस्तावेज हैं, इनके आधार पर अलग तरीके से तय होगा, ये साफ साफ दिख रहा है। महाराष्ट्र का उदाहरण राजनीतिक एक मैसेज या संकेत या सिंबल जरूर देता है, लेकिन टीएमसी मामले का फैसला सीधे उसी फॉर्मूले से होगा या मान लेना जल्दबाजी होगा। आगे अब तीन चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहली, चुनाव आयोग दोनों गुटों के दस्तावेजों को कैसे देखता है। दूसरी, विधानसभा और संसद में बागी गुट की स्थिति को किस रूप में मान्यता मिलती है। और तीसरी, सबसे महत्वपूर्ण, कि ममता गुट अदालत में किस आधार पर चुनौती देता है। अगर चुनाव आयोग बागी गुट के दावे को मजबूत मानता है तो ममता बनर्जी के सामने पार्टी की पहचान बचाने की सबसे बड़ी लड़ाई खड़ी हो जाएगी और ये चुनौती उनको साफ साफ काफ़ी दिनों से दिख भी रही है। और अगर आयोग फैसला टालता है या सिंबल फ्रिज जैसी स्थिति बनती है तो टीएमसी की राजनीतिक मुश्किल और बढ़ सकती है। कुल मिलाकर टीएमसी की यह लड़ाई अब ममता बनर्जी बनाम कुछ बागी नेताओं की साधारण लड़ाई नहीं रही। यह पार्टी की विरासत, चुनाव चिन्ह, संगठन, संसदीय ताकत और बंगाल की विपक्षी राजनीति के भविष्य की लड़ाई बन चुकी है। हेडक्वार्टर पर ताला बदलना मतलब यह लड़ाई उस चाबी की है जिसने तय करेगा या फिर जो तय करेगा या जिससे ये तय होगा कि आने वाले समय में
तृणमूल कांग्रेस का दरवाज़ा किसके हाथ से खुलेगा, ममता बनर्जी के हाथ से या ऋतुपत बनर्जी के हाथ से। बहरहाल आप इस पूरे वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल ONN को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।